नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी राजगीर खेल परिसर में राज्य खेल अकादमी के साथ ही राज्य खेल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और इस दौरान एक प्रदर्शनी मैच भी भारतीय महिला हॉकी टीम के तरफ से खेला गया। तमाम खेलों को लेकर जिस तरीके से बिहार में लगातार विवाद बना रहता है, उस पर नीतीश कुमार की ये पहल क्या रंग लाती है, कितना खेलों का विकास हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, बिहार में अब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने महा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 1 सितंबर को राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वहीं लोजपा रामविलास में एक बार फिर से टूट की खबरें निकलकर सामने आने लगी हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान इन दिनों लगातार केंद्र की सरकार के स्टैंड के विरोध में विपक्षी पार्टियों के साथ नजर आ जाते हैं, उनके बातों में हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दे देते हैं, वैसे परिस्थिति में अब चिराग पासवान के 5 सांसदों में क्या सचमुच 3 सांसद उनका साथ छोड़ देंगे? कौन कौन वो सांसद हैं, किन पर किसकी नज़र है और क्या सचमुच इसके पीछे पशुपति कुमार पारस और अमित शाह लग गए हैं? हम इस पर भी विस्तार से चर्चा ज़रूर आज करेंगे। लेकिन साथ ही एनडीए की एक और सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को लेकर भी दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर आई है। दिल्ली में आज पिछड़ा वर्ग के लिए जो संसदीय समिति है उसकी बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी के स्टैंड के विरुद्ध जनता दल यूनाइटेड ने विपक्षी पार्टियों का समर्थन कर दिया। अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले चर्चा तेजस्वी यादव के उस राज्यव्यापी आंदोलन पर। हाल में भी एक आंदोलन हुआ, उसके पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन को बुलाया गया है, 1 सितंबर तारीख तय की गई है और पूरे प्रदेश भर में होगा, इसके पीछे मकसद क्या है? ये 1 दिवसीय धरना है। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर राजद के कार्यकर्ता धरना देंगे और उनकी एक सूत्री मांग है कि जातीय गणना पूरे देश में कराई जाए। अच्छा। जैसे जैसे बिहार में हुआ वैसे राष्ट्रीय स्तर पर कराई जाए। और अभी चर्चा हो रही है कि जनगणना भी होने वाला है, तो उस जनगणना के साथ ही इसको उसी के साथ करा लिया जाए। ये पुरानी मांग है राजद की, उसमें कोई ये नहीं है। मगर बिहार में तो हो चुकी है जातीय गणना, तो अगर केंद्र सरकार पर आपको दबाव बनाना है तो इसके लिए दिल्ली में धरना देना चाहिए था, तब वहाँ दबाव बनता ज़्यादा सरकार पर। बिहार में जहाँ ऑलरेडी जातीय गणना हो गई, उसका सब जो उसका फ़ायदा होना चाहिए आरक्षण का वो दे दिया गया। अब ये अलग बात है कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उसको, तो उसके लिए बिहार में धरना बैठना देना ये विशुद्ध रूप से लगता है कि राजनीतिक एक माइलेज लेने की कोशिश है। इसमें एक आरक्षण का भी मुद्दा है कि उसे 9वीं अनुसूची में डालें। हाँ, वो कि जो आरक्षण बढ़ाया गया दायरा उसका, उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि उसका कोर्ट रिव्यू न कर सके। तो ये दोनों मांगे केंद्र सरकार से संबंधित हैं। अब उसके लिए बिहार में धरना दे रहे हैं, अच्छी बात है, धरना दें। मगर ये देखिए, ये मुख्य रूप से भाजपा और जो भाजपा के विरोधी दल हैं उनके बीच वोटों पर कब्जा करने की लड़ाई का एक अस्त्र बन गया है जातीय गणना। क्योंकि भाजपा जो है वो हिंदुत्व के नाम पर वोटरों को अपने साथ जोड़ती है, उसमें जाति वाति को छोड़ करके सबको ये करके कि आप हिंदू हैं, और उस आधार पर भाजपा अपने साथ एकजुट रहिए जोड़ने की कोशिश करती है और जुड़े भी। उसी के चलते भाजपा सत्ता में भी आई। तो उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए भाजपा का जो वोटर है उसको
तोड़ने के लिए इन्होंने जातीय गणना का अस्त्र निकाला कि इससे लोग जातियों में जब बट जाएंगे और उनके बीच तानातानी होने लगेगी तो फिर भाजपा का समर्थन ऐसे ही घट जाएगा। तो ये विपक्ष के नेताओं को समझ में आ गया है, इसीलिए राहुल गांधी से लेकर के और तेजस्वी यादव तक बार बार ये दोहरा रहे हैं कि होना चाहिए, जातीय आरक्षण होना चाहिए। मगर केंद्र सरकार ने बहुत पहले इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। जब बिहार में ये मांग उठ रही थी तो उस समय ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था दिल्ली, पिछली सरकार में, महागठबंधन की सरकार। हाँ, उस समय महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, और दिल्ली में भी पिछली सरकार थी, यानी मोदी 2 की सरकार थी। तब ये जा कर के मिला था डेलीगेशन और कहा, मांग की थी कि पूरे देश में हो जाती है गणना। तो उसके बाद पीएम मोदी ने स्टैंड स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार नहीं कराएगी जातीय गणना, मगर जो राज्य सरकारें चाहें वो अपने राज्य में करा सकती हैं। और उसी के बाद फिर बिहार में हुआ, जातीय गणना हुआ। तो कांग्रेस की जो सरकारें हैं जहां उनका शासन है, वहां कांग्रेस क्यों नहीं करा रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही कि अगर आप इतने ही उसके लिए उतावले हैं कि जातीय गणना होना चाहिए, तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, उसके पहले राजस्थान में आपकी सरकार थी, वहाँ क्यों नहीं कराया? ये हिमाचल में भी आपकी सरकार है, वहाँ आप करा सकते हैं, मगर वहाँ जिक्र नहीं करते उसका। और कर्नाटक में तो हुआ पड़ा हुआ है, जातीय गणना करा के वहाँ रखी हुई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पूरे देश में हुई थी जातीय गणना, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। तो कुछ वजह रही होगी, अब क्या वजह रही ये सार्वजनिक नहीं किया गया। मगर ये मानना है देश के बुद्धिजीवियों का कि इससे सामाजिक वैमनस्य गड़बड़ाएगा और इसका लाभ क्या होगा। बिहार में तो हुआ, लेकिन कहाँ कोई सामाजिक नहीं, सामाजिक उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। यहाँ तो हुआ, वो भी आधा अधूरा हुआ, वो सही गणना हुई ही नहीं। पटना शहर में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास जनगणना वाले गए नहीं, वो जातीय गणना करने वाले। तो वो आधी अधूरी रिपोर्ट है, वो हड़बड़ी में खानापुरी की गई और उसके आधार पर एक आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया गया। बस सिर्फ एक काम हुआ और तो कुछ हुआ नहीं उनके ये माना लिए। जाए कि अब विपक्ष के पास कोई हथियार ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, तो वो इस जातीय गणना को ही मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश एकदम पिछले लोकसभा चुनाव में एक संजीवनी मिल जाना जिसको है विपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव को इससे क्या संजीवनी मिलेगी? यहाँ तो हो चुका है। ये बिहार में जाति जनगणना केवल राजनीति के लिए है। बिहार में लोगों के बीच तो जाना है, चुनाव से पहले लोगों के सामने कुछ कहना है तो हम जाति जनगणना करवाएंगे। अरे भाई, बिहार में जाति जनगणना हो गई और उसका जो जिसको लाभ देना था उसको मिल गया। मैंने अब सुप्रीम कोर्ट में डाल दीजिए 9वीं अनुसूची में। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण में कोटे की बात कही, उस समय भी ये कहा, निर्देश देते हुए कि किसी को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए अगर आप उसको करेंगे तो हम उसकी समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो पिता है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून जिसको 9वीं अनुसूची में डाल देंगे उसकी भी समीक्षा वो कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 9वीं अनुसूची में डाल देंगे, ये भी एक राजनीति का हिस्सा है कि उसको डलवाइए, और ये नहीं डलवा रहे हैं। सरकार जा रही है, सरकार उनके कहने से पहले गई हुई है सुप्रीम कोर्ट। नीतीश कुमार की सरकार ने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जैसे ही ये मसला हाई कोर्ट में रद्द हुआ था। तो अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा होना चाहिए था, अभी एक मुद्दा जो उनका था उसको भी वो छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बिहार में रोज़गार के सवाल को, बिहार में पलायन के सवाल को, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के सवाल को, बिहार में उद्योगों औद्योगिकरण के सवाल को, ये सब सवाल आपके पास हैं, क्यों नहीं जाते हैं जनता के बीच में इन सवालों को लेकर? और बिहार में विधि व्यवस्था का सवाल जो है, कानून व्यवस्था का सवाल जो है, हमको लगता है कि राजद ने इस बार कुशवाहा कार्ड खेल के देख लिया कि जाति पर ही कुछ ना कुछ मिलने वाला है, और कोई मुद्दे पे उनको वोट एकमात्र सवाल है कि जाति का करवा लो। कुशवाहा को तोड़ने की कोशिश की है और इस बार भी एजेंडा में कुशवाहा है। कुशवाहा को तोड़ लेना चाहिए और उसको अपने में शामिल कर लें तो MY के साथ एक के हो जाएगा, तो ये माइक समीकरण बन जाएगी, और माइक समीकरण बन गया तो सत्ता जल्दी हासिल हो जाएगी। सवाल यही है।
अब उसके लिए ये जो ज़िला में असल में ज़िला में आपको लोगों से मिलना जुलना है, अपनी बात कहनी है। एक हल्ला बड़ा जोर से मचा था कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, खुद उन्होंने इस बात का ऐलान किया था। अब उस यात्रा की तारीख अभी तक तय नहीं हुई, आंदोलन की तारीख तय कर दी, पर इसमें खुद आएंगे या नहीं इस पर भी संशय है। अभी भी संशय है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। एक प्रवक्ता ने उन्होंने कहा है कि ये होने जा रहा है। तेजस्वी यादव उसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर अभी भी संशय है कि उनकी यात्रा 15 अगस्त से शुरू होने वाली थी, वो यात्रा अभी तक नहीं शुरू हुई। और लोगों के बीच क्या लेकर जाएंगे, अभी तो ये भी तय करना उनको है कि मुद्दे क्या हैं उनके पास। अगर 2025 के चुनाव में आपको सत्ता में आना है तो उनका पर्दाफाश जगह जगह कर रहे हैं पद यात्रा करके प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बताएं कि यादवों की किस परिवार को, दूसरे कौन सा यादव परिवार लाभान्वित हुआ, क्योंकि इन्हीं का परिवार जो है, इनकी बेटी है, इनकी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी है, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है। मंच पर भी उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव ने 4 लोगों को बुलाया, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी में जो लोग झोला ढो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि उनका पर्दाफाश होने जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का एक करिश्माई नेतृत्व जरूर है। वो पार्टी को जिस तरह से पिछले चुनाव में भी वो ले गए थे, 70 से ज़्यादा सीटें वो जीत कर आए, अपने दम पर आए। लोकसभा चुनाव में भी उनके कोई सांसद नहीं थे तो अपने कुछ सांसद जिता लिए। तो इस बार उम्मीद उनके ऊपर है। अगर वो आ जाते हैं इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में, अगर सड़क पर उतरते हैं तो इंतज़ार करिए कि वो उतरते हैं कि नहीं, लेकिन इस पर अभी शक है। अब देखिए आएंगे या नहीं आएंगे, तो रोहिणी आचार्य भी कह के गई थी सिंगापुर की 10 दिन बाद लौटेंगे और आशीर्वाद यात्रा पूरे सारण लोकसभा में निकालेंगे। अभी तक फिर दर्शन रोहिणी आचार्य का सारण के जनता को तो नहीं हो पाया है। अब तेजस्वी यादव अपना दर्शन इस आंदोलन में करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? नहीं, रोहिणी आचार्य इन दिनों शांत हो गई हैं। चुनाव के पहले जितना उनका ट्वीट आता था और जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, उसका 10% भी अभी उनकी गतिविधि नहीं दिखती है। तो चुनाव हारने के बाद वो शांत थोड़ी हो गई हैं, उनकी गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं। और तेजस्वी यादव जब राजनीति में आए थे तो लोगों को बहुत एक उम्मीद हुई थी, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखनी शुरू की थी और अपने चुनाव अभियान में माता पिता की तस्वीर हटा दी थी पोस्टरों से, तो लग रहा था कि वो एक नए ढंग की राजनीति करेंगे। और जो एक काली छाया थी लालू और राबड़ी राज की, उस काली छाया से मुक्त होकर एक सफ़ेद उजाले की ओर ये बढ़ना चाहते हैं। मगर लगातार उनकी गतिविधियों से उन्होंने अपनी इमेज एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की बना ली है। जब असेंबली का सेशन चलता है, 5 दिन का 6 दिन का सेशन था, शॉर्ट सेशन था, उसमें वो एब्सेंट रहे, एक दिन भी नहीं गए। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वोटिंग के लिए वोट देने तक नहीं आए। लोकसभा का चुनाव था पिछला, और उसमें ये वोट देने तक नहीं आए। बिहार में कई घटनाएं घटी बड़ी बड़ी, कहीं वो घटनास्थल पर नहीं गए। विपक्ष के नेता के रूप में उनकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि घटनास्थल पर जाएं, मगर वो नहीं गए। 3-4 यात्राएं उन्होंने निकाली, सारी यात्राएं उनकी अधूरी पड़ी रह गई, कोई यात्रा कंप्लीट नहीं हुई। और अभी फिर एक यात्रा की घोषणा वो कर चुके हैं, मगर तिथि नहीं बता रहे हैं। जैसे वो नारा लगता था पहले कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। तो उसी तरह अब भाजपा वाले पूछ रहे हैं कि यात्रा जरूर निकालेंगे, कब से निकालेंगे ये नहीं बताएंगे। लेकिन जिस तरह से जातीय गणना को लेकर विपक्ष केंद्र को घेरने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी तो बैकफुट पर ही आएगी जब उसके सहयोगी दल भी विपक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे। जैसे आज दिल्ली में जो संसदीय समिति की बैठक हुई, उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों ने जातीय जनगणना कराने की मांग की, और जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ खड़े होने के बजाय विपक्ष के समर्थन में खड़ी रही। देखिए, तमाम दलों को ये लगता है, जो गैर भाजपा दल हैं, उनको ये लगता है कि जातीय गणना ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे भाजपा को मात दिया जा सकता है। उसके हिंदुत्व कार्ड की काट है ये जातीय गणना। उन्होंने संगठित किया हिंदू के नाम पर, और हम उसको जातियों के नाम पर उस संगठन को छिन्न भिन्न कर देंगे। तो इसलिए तमाम दलों की ये कोशिश है कि हम जातीय गणना करा दें। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब कहा कि उसमें भी क्रीमी लेयर तय होना चाहिए ST SC आरक्षण में,
तो अधिकांश राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। तो ये आपके मन में कितनी तकलीफ़ और कितना दर्द है पिछड़ों के प्रति, और जो समाज का अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके लिए, कि उनको आप सुविधा नहीं देना चाहते हैं। आरक्षण के नाम पर तमाम सुविधाएं आप खुद लेना चाहते हैं। चिराग पासवान आरक्षण के नाम पर सुविधा लेंगे, तेजस्वी यादव आरक्षण के नाम पर सुविधा लेंगे, जीतन राम मांझी आरक्षण के नाम पर सुविधा लेंगे, मगर जब एकदम उनके गांव के सबसे गरीब दलित को आरक्षण देने के लिए ये होगा, कहा जाएगा कि आप अपना हक छोड़ के उसको दे दीजिए, तो उसके लिए तैयार नहीं होंगे। राजनीति में हैं तो टिकट देंगे तो अपने परिवार के लोगों को देंगे। तो एक और आप अपने लिए सब कुछ करेंगे, मगर नारा लगाएंगे कि जनता के लिए करो, तो जब जनता के लिए करने की बारी आती है तो वहाँ जनता को भूल जाते हैं। तो ये विशुद्ध राजनीति है और लोग भी समझ रहे हैं, मगर एक बड़ा वर्ग है जो उनके कहे में भी आ जाता है। उनको लगता है कि हाँ जातीय गणना हो जाएगी तो बड़ा हो। जेडीयू की तो डिमांड रही है, और जेडीयू ने तो एक उदाहरण सेट कर दिया पूरे देश में, जातीय गणना करा करके, और वो बजाबते केंद्र की सहमति से कराया उसने। जातीय गणना करा करके और फिर उसके हिसाब से आरक्षण का दायरा बढ़ा करके नीतीश कुमार की सरकार ने पूरे देश में एक मिसाल कायम कर दिया। दूसरे दलों को इससे सबक सीखना चाहिए, जो सिर्फ ढोंग कर रहे हैं आरक्षण और जातीय गणना के नाम पर। वो नीतीश मॉडल को फॉलो करें, अपने अपने स्टेट में करावें आरक्षण, जातीय गणना, और उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ावें। कहाँ कोई रोक है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का यह राज्यव्यापी आंदोलन 1 सितंबर को होगा। कितना असर, कितना प्रभाव छोड़ पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार की सियासत में जब चर्चा तेजस्वी की होती है तो उनके सामने नीतीश कुमार के बजाय चिराग पासवान की भी बात होती है। चिराग पासवान लोकसभा में 5 सीटें जीतकर इस बार केंद्र में मंत्री बने हैं। अपनी पार्टी में टूट के बाद पार्टी को फिर से खड़ा किया, लेकिन अब देखिए सियासी गलियारे में एक और चर्चा छिड़ गई है। जिस तरीके से हाल के दिनों में चिराग पासवान का स्टैंड रहा है, उनकी पार्टी का स्टैंड रहा है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी उनसे ज़्यादा सहमत नहीं है, ज़्यादा खुश नहीं है और वो असहज है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह और पशुपति कुमार पारस की जो मुलाकात हुई वो अहम है। पार्टी के 3 सांसदों पर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नज़र गड़ा कर रखा है कि अगर चिराग पासवान ज़्यादा दाएं बाएं करे, ज़्यादा बोले, तो उसके बाद अगर कुछ करना पड़े तो बीजेपी उसके लिए तैयार रहेगी। सबसे पहले चिराग पासवान की पार्टी के लिए ये जो कयास लगाया जा रहा है, कितना सही कितना गलत आपको लग रहा है? देखिए, कयासों का बाजार गर्म है और राजनीति में इस तरह के कयास तो लगते ही रहते हैं। माने ये चर्चा का बाजार गर्म है। कयास लगते हैं और सच भी होते हैं। कई बार सच भी होते हैं, माने ज़्यादातर सच हो जाते हैं। चिराग पासवान के जो तेवर हैं अभी हाल के दिनों में, उससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी है। वो आरक्षण के सवाल पर, भारत बंद के समय आपने देखा कैसे बंद का समर्थन किया, क्रीमी लेयर के सवाल पर, और उसके बाद जाति जनगणना के सवाल पर, उसके बाद जो लिटरल एंट्री को लेकर जो हुआ था, हाँ उसमें जाके, तो ये सब ऐसे सवाल हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान के तेवर थे। चिराग पासवान आत्मविश्वास से लवरेज हैं और चिराग पासवान को लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो आगे उनकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी डील करने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि झारखंड के चुनाव में और बिहार, उसके बाद बिहार का चुनाव आने वाला है, इन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवन मरण का सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूंक के चल रही है। उसमें चिराग पासवान को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर पर बैठाया था लोकसभा के चुनाव में, उसका फ़ायदा भी हुआ। तो अब भारतीय जनता पार्टी उस पर नकेल कसने की भी कोशिश कर रही है। आप दो चीज़ें देखिए, पशुपति पारस से पहले मिलते हैं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, जाके दिलीप जायसवाल उनसे मिलते हैं, और उसके बाद पशुपति पारस चले जाते हैं दिल्ली में, जहां अमित शाह से उनकी मुलाकात। इन 2 मुलाकातों के बाद ये चर्चा का बाजार गर्म हुआ कि क्या चिराग पासवान पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है।
और भाई जदयू के दिया हुआ कैंडिडेट माने शांभवी जो है वो जदयू का कैंडिडेट है। वीणा देवी के पति भी जदयू के एमएलसी हैं, तो वो भी माना जा रहा है कि वो जदयू के परिवार से जुड़ी हैं। और उनका तो रहा है कि पिछले बार ही वो तो हट गई थी, फिर बाद में कही कि हमसे भूल हो गई और फिर वहाँ चली गई। और वो हैं राजेश वर्मा। राजेश वर्मा एक बड़े कारोबारी हैं, एक गुंडा बैंक को लेकर भी उनकी बड़ी चर्चा थी, उस पर जदयू जब चाहे तब नकेल कर सकती है। तो ये सब कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके ऊपर पार्टी नकेल कस दे तो चिराग पासवान पस्त हो जाएंगे। तो चिराग पासवान को पकड़ने की कोशिश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि पासवान समाज जो है, दुसाध समाज जो है, उसके माने हुए नेता चिराग पासवान है। और रामविलास पासवान के समय भी ये जाति एक मुश्त माने वोट करती है, जिनको रामविलास पासवान कह दें या अब तो उनका उत्तराधिकारी चिराग जिनको कह दें उनको वोट जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी हमको नहीं लगता है कि इतना बड़ा रिस्क लेगी। लेकिन वो होता है कि ऊँट जो है हाथी का कान चबा, हाथी पर जब कंट्रोल करना रहता है तो ऊँट को लाया जाता है। तो उसी तरह से चिराग पासवान को अगर कंट्रोल करना है तो अमित शाह कुछ अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें अमित शाह की खुद की भी राजनीति है। अमित शाह की भी महत्वाकांक्षा, माने मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो अमित शाह की भी महत्वाकांक्षा है। और उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने अपने मन से टिकट बांट दिया, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। वो तो कोशिश यही थी कि उनके सांसद ज़्यादा से ज़्यादा जीत के जाएं, जो बाद में उनको समर्थन करेंगे। तो संघ ने भी जो हाथी का कान चबाने के लिए ऊँट को रखा है। तो ये सब चल रहा है, ये कयासों का बाजार है। देखिए इसमें से कुछ ना कुछ सच तो जरूर निकलेगा। बिल्कुल। एक चर्चा है कि चिराग पासवान और अमित शाह के बीच अभी थोड़ी बातचीत जो है वो पहले जिस तरीके से होती थी अब वो नहीं दिखाई दे रही है। चिराग पासवान सीधे प्रधानमंत्री मोदी से अपनी कोई भी बातचीत होती है तो करते हैं, क्या इस वजह से नाराज़गी ज़्यादा बढ़ गई? दोनों नेताओं से इनके नज़दीकी संबंध थे और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी में हमने दो बदन एक जान है, ये कह सकते हैं। तो इसलिए किसी एक से आप नज़दीकी रखेंगे दूसरे से दूरी होगी, ये संभव नहीं है। तो दोनों के साथ इनकी नज़दीकी थी, मगर इधर जो उन्होंने अलग स्टैंड लिया कई मामलों पर, तो इससे थोड़ी दूरी बढ़ी है। और ये सत्ता का स्वभाव होता है कि वो असहमति के स्वर बर्दाश्त नहीं करती है। तो इसीलिए आप सरकार में मंत्री हैं और बाहर आके सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो ये नागवार गुजरेगा। इसलिए नागवार गुजरा है भाजपा को। मगर ये भी सत्य है कि चिराग पासवान पूरी ज़िंदगी भाजपा के भरोसे तो राजनीति नहीं करेंगे, वो अपना आधार बनाएंगे, अपनी ताकत बढ़ाएंगे और इसी कोशिश में वो लगे हुए हैं। झारखंड चुनाव में कूदने की कोशिश बिल्कुल, ये सब दल चाहता है। ठीक है, तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी थी कि आप गठबंधन में आ गए, मगर कल भी ये गठबंधन रहेगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा, भाजपा हमेशा सत्ता में रहेगी, ये भी तय नहीं है। तो इसलिए वो तमाम ऐसी पार्टियां जो हैं, छोटी छोटी पार्टियां, वो अपने रास्ते खुले रखती हैं। रामविलास जी भी, उनके पिताजी भी ऐसे ही किया करते थे, वो रास्ते खुले रखते थे। और जब खतरा में दिखता था एनडीए तो कांग्रेस में चले जाते थे, कांग्रेस खतरे में आती थी तो एनडीए में चले आते थे। तो चिराग पासवान भी अपनी इन गतिविधियों से जो इंडी गठबंधन है उसकी तरफ अपने रास्ते खुले रखना चाहते हैं कि भाई हम तो विरोध में रहे हैं, तो इसलिए उधर से उनका स्वीकार्यता में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी को लेकर के जो घटनाक्रम इधर हुए हैं उनको आप जोड़ दें तो उससे ये संकेत मिलता है कि भाजपा अंदर खाने कुछ कोशिश ज़रूर कर रही है कि कैसे इस बालक को कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए चाचा जी को आगे बढ़ाया गया। जो रवि जी कह रहे थे कि चाचा जी से पहले प्रदेश अध्यक्ष मिले, फिर जाकर के चाचा जी वहाँ मिल लिए प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से भी मिल लिए। तो कुछ योजना बन रही होगी कि कैसे चीज़ें अपने कंट्रोल में रहें, कंट्रोल से बाहर ना जाएं। टूटने की जो बात है, 5 सांसद है, 3 सांसदों पर बीजेपी की नज़र है, इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? नहीं, हमको नहीं लगता है कि बीजेपी ऐसा करेगी, क्योंकि एक तो कि चिराग पासवान एक बड़े दलित नेता के रूप में आज स्थापित हो चुके हैं और दूसरे की महत्वपूर्ण सहयोगी हैं एनडीए के।
अगर भाजपा तोड़ती है उनके सांसदों को तो ये तमाम घटक दल भी सतर्क हो जाएंगे, ये भी तो चौकन्ने हो सकता जाएंगे। है कि बीजेपी अभी बस अपनी चाल चल के रख के अगर देखे कि चिराग पासवान ज़्यादा दाएं बाएं कर रहे हैं तब वो तोड़ने की कोशिश करे, तलवार लटका के रखेगी। तो हो सकता है कि ये तलवार लटकाने की तैयारी हो, और उसी में ये चर्चा चल रही है कि 3 सांसद टूटेंगे, जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। तो ये संभव है, राजनीति में छल छद्म सब चलता है, तो उसमें ये हो सकता है कि तलवार लटकाने की कोशिश हो रही होगी। और स्वाभाविक है, सभी दल अपनी अपनी चालें चलते हैं। बढ़ाने में बीजेपी भी लगी है, लोजपा भी लगी है, जदयू भी लगी है, तो सभी पार्टियां अपने तरफ से। और ये गठबंधन है, गठबंधन का मतलब ये होता है कि हमारी अलग अलग पॉलिसी है, मगर शासन चलाने के लिए हम एक साथ आए हैं। तो उसके लिए वो अपने जो एजेंडा है उसको छोड़ते नहीं हैं, सिर्फ शासन चलाने के लिए कुछ मुद्दों पर समझौता कर लेते हैं। तो उसी तरह से लोजपा रामविलास ने भी समझौता कर रखा है उससे। तो उनके अपने जो एजेंडे हैं उस पर तो वो काम करेंगे ही, विस्तार करेंगे। झारखंड में भी चुनाव लड़ेंगे। अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर से पार्टी का डेलीगेशन आके मिला दिल्ली में चिराग पासवान से। वहाँ के चुनाव में भी लोजपा अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो चिराग पासवान विधानसभा में ज़्यादा सीटों की को लेकर डिमांड करेंगे। 5 सांसद उनके जीते हैं, तो 6-25 तो ऐसे ही उनका दावा बन गया। एक लोकसभा में 6 मान लें सीट, तो 6-25 सीट तो ऐसे ही है। और 10 मांगेंगे कि फाव में 10 दीजिए, तो 40 सीट का तो उनका माने ठोस आधार बनता है। तो इसलिए ये राजनीति चलती रहेगी इसी तरह। तो देखिए, बिहार में तो सियासत अभी देखने को मिल रही है। भले ही बगल के पड़ोसी राज्य झारखंड में चुनाव का बिगुल बजता नजर आ रहा है, लेकिन उसके अलावा बिहार में भी अगले साल जो चुनाव होना है उसकी तैयारी अभी से ही जमीनों पर देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव जातीय जनगणना का मुद्दा उछाल रहे हैं। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की बात है, उसको उछालने की कोशिश में 1 सितंबर को राज्यव्यापी आंदोलन बुलाया है। खुद आएंगे या नहीं आएंगे इसको लेकर अब भी संशय बरकरार है। पिछले कई आंदोलनों को देखिएगा तो तेजस्वी यादव आपको कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान की राजनीति और उस पर बीजेपी के स्टैंड को लेकर भी हम बातचीत कर रहे थे। आप अपनी राय ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।